गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डीआरपीएस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना एपिडेमिक की वजह से आपके जो स्कूल रेगुलरिटीज हैं उनको शट डाउन कर दिया गया है। तो आपके स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपकी स्टडी किसी भी तरीके से इंटरप्ट ना हो, डीआरपीएस स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पहली क्लास का। तो आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल चेंज एंड केमिकल इक्वेशन। अब देखो, शुरुआत करते हैं इसकी हेडिंग के साथ। हेडिंग में जो वर्ड है उनका क्या मतलब होता है। तो केमिकल केमिकल मतलब सीधा सा हो गया क्या, रसायन। अब केमिकल या रसायन मतलब ऐसे कंपोनेंट, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मेटल जिनको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एलिमेंट यानी तत्वों की जरूरत पड़ती है, वो हो गए केमिकल। अब बात करते हैं हमारा दूसरा वर्ड क्या, चेंज। तो देखो, चेंज मींस क्या होगा, सीधी भाषा में अगर बात की जाए हिंदी और इसका देखा जाए वो होता है परिवर्तन। तो चेंज या परिवर्तन का सीधा सा मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म होना, जाना, वही क्या कहलाता है आपका चेंज। जैसे कोई सब्सटेंस मान लो आइस है, आपने आइस को टेम्परेचर दिया, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो वो सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो ये फिनोमेना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, चेंज कहलाती है। अब देखो, जब चेंज होता है तो किसी भी सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज में क्या होता है, चेंज। अब वो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है। हो सकता है चेंज के दौरान किसी भी सब्सटेंस की एक्सटर्नल, बाहरी प्रॉपर्टीज में क्या आया हो, बदलाव आया हो सकता है उसके दौरान, चेंज के दौरान आपके इंटरनल कैरेक्टर यानी जो अंदर की प्रॉपर्टीज है, इंटरनल प्रॉपर्टीज है, उसमें चेंज आया। अब देखो, एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी प्रॉपर्टीज, मतलब वो प्रॉपर्टीज जिनको आप सी देख सकते हो, या अगर मैं कहूं क्या, टच छू सकते हो। जैसे कलर, हम किसी भी सब्सटेंस का कलर आसानी से देख सकते हैं। हम किसी भी सब्सटेंस की शेप का पता लगा सकते हैं, देख के उसकी शेप को पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंटरनल कैरेक्टर की बात करूं तो किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट होता है, क्या हम किसी का टेस्ट देख सकते हैं? हम सिर्फ उसको अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज जो एक्सटर्नल व्यू रखती है उनको आप बाहर से देख सकते हो, वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। और जो इंटरनल होती है मतलब उनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, वो कौन से कैरेक्टर हो गए, इंटरनल कैरेक्टर हो गए। तो जब आपके किसी भी सब्सटेंस के एक्सटर्नल कैरेक्टर में चेंज होता है, तो वो जो एक्सटर्नल कैरेक्टर में चेंज हुआ है उस चेंज को कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया भौतिक गुण, मतलब वो कैरेक्टर जो एक्सटर्नल उनमें चेंज होना। और अगर किसी का एक्सटर्नल कैरेक्टर में चेंज ना होकर उसके इंटरनल कैरेक्टर में चेंज हो, मतलब उसके अंदर के गुण बदल जाते हैं, वो कैरेक्टर जिनको आप फील करते हो वो चेंज हो जाते हैं, तो वो चेंज कैसा कहलाएगा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इंटरनल कैरेक्टर में चेंज, और फिजिकल चेंज यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर में चेंज। अब देखते हैं दोनों के बारे में ब्रीफली। तो देखो, हमने चेंज दो टाइप के देख लिए। एक तो होते हैं कौन से, फिजिकल, जिसमें कौन से चेंज आते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर चेंज होते हैं। एक होते हैं केमिकल चेंज, फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। तो जो आपका फिजिकल चेंज होता है वो नॉर्मली होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब है अस्थायी, या फिर मैं कह सकता हूं वो होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल, अस्थायी। अब अनस्टेबल या अस्थायी होने का सीधा सा मतलब क्या होगा, अगर आप अपने चेंज का क्या हटा देते हो, कोज मतलब है कारण हटा देते हो, तो आपको अपना क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाएगा। मतलब जिससे आपने शुरुआत की थी आप वहीं पहुंच जाओगे। जैसे आपके पास वाटर है, आपने वाटर को कर दिया फ्रीज। फ्रीज मतलब उसका टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपका वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। अब आपका चेंज का कोज कारण क्या है, वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अगर आप ये टेम्परेचर हटा देते हो तो आपकी आइस मेल्ट होकर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। तो आपने जैसे ही कोज हटाया आपको आपका क्या मिल गया, ओरिजिनल सब्सटेंस मिल गया। ऐसा चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज, और ये नॉर्मली होते हैं अनस्टेबल। अब देखो, आपने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। अगर आप टेम्परेचर हटा देते हो, मतलब 0 की बजाय 1 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, तो आइस को वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, और सेकंड कंपोनेंट वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट में। तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय, यानी
जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होता है। फॉरवर्ड मतलब वाटर टू आइस कन्वर्ट होना, और बैकवर्ड मतलब आइस टू किस में कन्वर्ट होना, वाटर में कन्वर्ट होना। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज की तीन प्रॉपर्टी हमने देख ली, ये टेम्परेरी या अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद अगर आप जो रीजन है, जो कोज है वो हटा दोगे तो आपको ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाएंगे। तीसरे फिजिकल चेंज क्या होते हैं आपके, रिवर्सिबल, मतलब उनको आप वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यही प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं किसके अंदर है, केमिकल चेंज के अंदर। तो केमिकल चेंज यानी क्या होंगे, ये होते हैं परमानेंट। परमानेंट मतलब है स्थायी, या फिर मैं कह सकता हूं ये क्या होते हैं, स्टेबल। परमानेंट या स्टेबल यानी स्थायी, मतलब एक बार अगर कोई चीज चेंज हो गई, यानी उसके इंटरनल कैरेक्टर में चेंज हो गया, उसका केमिकल चेंज हो गया, तो आपको वापस क्या नहीं मिलेगा, आपका ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो ये हो गए परमानेंट या स्टेबल। अब यहाँ पे आप अगर जो रीजन है, कॉज है, वो रिमूव भी कर देते हो तो भी आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद केमिकल चेंज होते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय। कैसे, जैसे एग्जांपल ले लिया, आपके पास है मिल्क यानी दूध। अब दूध में कोई भी एसिडिक कंपोनेंट, नॉर्मली अपन यूज करते हैं बटर मिल्क यानी लस्सी, तो एसिडिक कंपोनेंट डालते दूध किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड यानी दही में। तो अब एक बार अगर मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो वापस कर्ड किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मिल्क में। अब ये हो गया परमानेंट या स्टेबल। अब अगर आप इरिवर्सिबल मतलब आप अगर ये एसिड हटा भी देते हो तो भी ये कर्ड वापस किस में नहीं आएगा, मिल्क में नहीं आएगा। मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड चलती है, आगे की तरफ चलती है, कभी बैकवर्ड नहीं चलती। ऐसे चेंज क्या कहलाते हैं, आपके केमिकल चेंज कहलाते हैं। तो हमने देख लिया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब जो फिजिकल चेंज होते हैं वो होते हैं टेम्परेरी मतलब अनस्टेबल। तो उनकी स्टडी हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो कोज हट गया तो आप ओरिजिनल सब्सटेंस पे वापस आ जाओगे, उसके बारे में आप जान नहीं सकते। हम स्टडी करेंगे किसकी, आपके केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब स्टेबल चेंज जिसको आप बोल सकते हैं। अब देखो केमिकल चेंज आप जिस भी इक्वेशन के अंदर या जिस भी मेथड से शो ऑफ करते हो, दिखाते हो, तो वो मेथड या वो जो शो ऑफ है वो आपका क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। तो हमारी हेडिंग में जो तीनों वर्ड थे, केमिकल, केमिकल चेंज और केमिकल इक्वेशन, तीनों तक आप पहुंच गए। केमिकल इक्वेशन यानी वो मेथड या वो शो ऑफ जिसके थ्रू आप किसी भी केमिकल चेंज को क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, वो आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब किसी भी केमिकल चेंज को डिनोट करने के लिए आप केमिकल इक्वेशन का सहारा ले सकते हो, लेकिन जो केमिकल इक्वेशन है उसको भी लिखने के कुछ क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन्हें रीजन या कोज की। तो देखो सबसे पहला स्टेप केमिकल इक्वेशन लिखने का। आपकी केमिकल इक्वेशन होती है, उसमें कुछ सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, तब जाके आपको आपका प्रोडक्ट या जो कंपाउंड आपको चाहिए होता है वो मिलता है। तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके आपको आपका डिजायरेबल कंपोनेंट दे रहे हैं वो आपके कहलाते हैं रिएक्टेंट, मतलब अभिकर्मक। और जो आपको लास्ट में कंपाउंड मिल रहा है, चेंज का आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद। जैसे हमने जो अभी एग्जांपल लिया था मिल्क, आपने उसमें डाल दिया कोई भी शोर यानी खट्टी चीज यानी एसिड डाल दिया, तो आपको क्या मिल गया, आपका कर्ड मिल गया। तो अब यहाँ पे मिल्क और ये जो खट्टी चीज है, जो एसिड है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। और जो आपको फाइनल कंपाउंड मिलता है वो आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। वो आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जरूरी नहीं है हर बार अकेले हो सकता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकता है जो आपकी प्रोडक्ट है वो भी मोर देन वन हो। तो जब आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में किसका साइन यूज करोगे, प्लस का। मान लो दो रिएक्टेंट है R1 R2, तो दो हो गए, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा लगाओगे सिंगल एरो, जिसका साइन किसकी तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट भी मान लो मैं दो है मेरे पास, P1 और P2, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होना चाहिए हमेशा, और राइट हैंड साइड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। ये हो गया एक सिंपल सा तरीका केमिकल इक्वेशन को डिनोट करने का। अब देखो दूसरा स्टेप केमिकल इक्वेशन को लिखने का। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, आपकी जो केमिकल इक्वेशन है उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो आपस में रिएक्ट करके आपको क्या देंगे,
प्रोडक्ट देंगे। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका जो रिएक्टेंट है उसका आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला आप लिखोगे, और वही फॉर्मूला आप किसका लिखोगे, प्रोडक्ट का लिखोगे। जैसे हमारे पास नॉर्मली थी H2 कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद उसने रिएक्ट कर ली किसके साथ, O2। O2 मतलब है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या दे देंगे, H2 मतलब वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि भी आपका जो रिएक्टेंट का मास है, द्रव्यमान है, और आपके जो प्रोडक्ट का मास है, मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट, दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब जितना मास आपके रिएक्टेंट का होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर दोनों के मास इक्वल नहीं है तो आपको उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। बैलेंस मतलब है संतुलित करना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ उसका मास आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भी हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल क्यों करना पड़ता है, तो आपके केमिस्ट्री का सबसे पहला लॉ आता है मास कंजर्वेशन लॉ। मास कंजर्वेशन मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो मास कंजर्वेशन लॉ आपको क्या कहता है, वो आपको सिंपल सी एक ही बात कहता है कि आप ना तो मास को क्रिएट कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर दोनों बराबर नहीं है, मान लो इसका मास है 40 केजी और आपको प्रोडक्ट मिल गया 60 केजी, आपने कितना मास क्रिएट कर दिया, 20 केजी अपनी तरफ से क्रिएट कर दिया। मतलब ये लो दिस फॉलो है, मान लो इसका मास है 60 केजी और इसका मास है 40 केजी, आपने 20 केजी मास क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन यू कुडंट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द मास। आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो हर बार आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये इक्वल नहीं है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सा मेथड काम में लिया जाता है जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब आप किसी भी चीज से हिट करो, उसका ट्रायल लो, मास इक्वल हुआ तो ठीक है, वरना आप कोई दूसरा सब्सटेंस आप काम में ले सकते हैं। तो देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे काम आता है। शुरुआत इसी रिएक्शन से करते हैं। इस रिएक्शन में देखो स्टूडेंट, आपका जो रिएक्टेंट है उसके अंदर हाइड्रोजन में कितने सब्सटेंस हैं, कितने एलिमेंट हैं, 2। ऑक्सीजन के भी कितने एलिमेंट हैं, 2। ठीक है, लेकिन इस तरफ देखो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं, मतलब इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों का मास इक्वल है। लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ 1, और यहाँ कितने हैं, 2। मतलब रिएक्टेंट का मास अलग हो गया, प्रोडक्ट का मास क्या हो गया, अलग। तो अब मास इक्वल करने के लिए आपको करना पड़ेगा हिट एंड ट्राई, मतलब किसी भी नंबर से हिट करो। मान लो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हो गए, 2 2 जा 4 एलिमेंट हो गए। मान लो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ तो मेरे पास कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। लेकिन हमें हाइड्रोजन में तो चेंज करना ही नहीं है कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 है। हमें चेंज करना है ऑक्सीजन में। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H2O है तो इसका मैं 2 से प्रोडक्ट कर दूंगा, मतलब अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन आपके हो गए 2, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 तो पहले थे, 2 से आपने प्रोडक्ट कर दिया, मतलब कितने हो गए, 4। और रिएक्टेंट में कितने, 2। तो आपके रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को भी आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, यानी 2 ऑक्सीजन। आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। चलो देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपके पास तो सिंपल सी रिएक्शन है, N2 यानी नाइट्रोजन और H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ये जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो ये प्रोडक्ट बनाएंगी NH3। NH3 यानी जिसको सिंपल वर्ड में आप क्या कह सकते हो, अमोनिया कह सकते हो। इन्होंने बना दिया अमोनिया। अब हमारा सवाल उठता है मास कंजर्वेशन का। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3। दोनों ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के ही एलिमेंट आपके इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट है, मैं इसको कितने से प्रोडक्ट कर दूं, 2 के साथ। तो देखो नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 1 जा 2 यानी 2। लेकिन अब हाइड्रोजन के भी अलग हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 3 थे
हर बार आपके मॉलिक्यूल के नंबर का प्रोडक्ट ही होना है। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने हैं 2, तो मैं कितने से प्रोडक्ट करूँ कि 6 आ जाए, यानी मैं 3 से कर दूंगा तो 3 2 जा कितने हो गए 6, तो इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर नाइट्रोजन के 2, इधर भी नाइट्रोजन के 2। तो ये स्टूडेंट बेसिक से 2 स्टेप हुए अभी आपके केमिकल इक्वेशन को राइट करने के, लिखने के। उससे पहले हमने देखा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज होते क्या है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। उससे पहले हमने देखा चेंज क्या होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन से क्या होती है। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कल इसी टॉपिक को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।